So in the previous lecture, we have discussed about the classification of anti-anginal drugs, and we have started our topic with nitrates. Okay, so continuing with the nitrates, firstly we will discuss about the adverse effect. Okay, we will discuss about the adverse effect of nitrates. So adverse effect of nitrate, adverse effect किसकी वजह से आएगा? ड्यू टू वेजोडाइलेटरी इफेक्ट. ठीक है, ड्यू टू vasodilatory effect. Okay, so various adverse effects are headache, postural hypotension, syncope, flushing. Okay, so various adverse effects are headache, okay, postural hypotension, syncope, flushing, tachycardia. Tachycardia. And when anginal pain is relieved, okay, the इसका मतलब क्या है कि जब एंजाइना का पेन खत्म होगा तब हमको पता है कि जो हमने सबलिंगुअल टैबलेट रखी है उसको क्या करेंगे, स्प्लिट आउट कर देंगे. अगर ऐसा नहीं करते हैं सो इट विल लीड्स टू ओवरडोज और एडवर्स इफेक्ट. ठीक है, it will leads to adverse effect causing meth, hemoglobinemia. Okay, so anginal tablet should be splitted out after its action or after the pain of angina is relieved. Okay, so we have discussed about the adverse effect. Okay, so adverse effects are due to vasodilatory effect of nitrates. This is causing the headache, postural hypotension. Okay, postural hypotension, syncope, flushing, tachycardia. And when the anginal pain is relieved, the tablet should be splitted out. ठीक है, नहीं तो क्या होगा, मैथ हीमोग्लोबिनेमिया हो जाएगा. ठीक है, 3 स्टार पॉइंट है, मैथ हीमोग्लोबिनेमिया याद रखना है आप लोगों को. ओके, सो मैथ हीमोग्लोबिनेमिया कैन अकर ड्यू टू नाइट्रेट ओवरडोजिंग. Now talking about the another problem that develops due to nitrates are tolerance. Okay, so the adverse effect that we have discussed previously were normally present in patients or workers working in the factory where nitrates are used. Okay, so they develop tolerance. So
So in order to डिवाइड द टॉलरेंस, और अगर हमको टॉलरेंस डेवलप नहीं करना है, सो वी विल गिव अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 hours ऑफ नाइट्रेट फ्री पीरियड, 6 to 8 hours ऑफ नाइट्रेट फ्री पीरियड. इस तरीके से क्या होगा, टॉलरेंस तो डेवलप नहीं होगा, बट व्हेन वर्कर्स टॉलरेंस तो डेवलप नहीं होगा, लेकिन अगर जो वर्कर्स हैं वो अगर वापस से ज्वाइन करेंगे 6 से 8 घंटे के बाद, तो जो नाइट्रेट्स के सिम्टम्स उनके अंदर आ रहे थे, जो एडवर्स इफेक्ट आ रहे थे बेसिकली, वो सारे क्या होंगे, रीअपियर हो जाएंगे. दे विल रीअपियर. ओके, रीअपियर, दे विल रीअपियर. ओके, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज मंडे डिजीज. वाई? संडे को छुट्टी करी उनकी, वो लोग घर पे गए, उनके सिम्टम्स नॉर्मल हुए, ठीक है, टॉलरेंस उनके अंदर डेवलप नहीं हुआ. मेन फोकस क्या है, टॉलरेंस डेवलप ना हो, ठीक है. ऐसा किसका फोकस रहता है, एमएनसीज का, या जो भी मतलब कंपनी में वो फंक्शन कर रहे हैं बेसिकली, तो उनके अंदर टॉलरेंस डेवलप ना हो नाइट्रेट्स का, ठीक है. सो 6 to 8 hours ऑफ नाइट्रेट फ्री पीरियड उनको प्रोवाइड करते हैं. तो उससे क्या होता है, टॉलरेंस तो डेवलप नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि जब बाद में वो फिर से रीज्वाइन करते हैं आफ्टर 6 to 8 hours ऑफ देयर मतलब गैप, तो सिम्टम्स क्या होते हैं उनके अंदर, रीअपियर होते हैं नाइट्रेट्स के एडवर्स इफेक्ट्स, जो बेसिकली हमने अभी डिस्कस करे. सो इट कैन बी ऑल्सो नोन एज मंडे डिजीज. ओके, सो नाउ डिस्कसिंग फर्दर, वी विल डिस्कस द यूजेस ऑफ नाइट्रेट्स. Uses. So it can be used in A, B, C, D, E, F. Okay. A for angina, B for biliary colic, C for cyanide poisoning. Okay, D, E, F. D for मायोकार्डियल इन्फेक्शन. इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दिल से रिलेटेड है, सो मायोकार्डियल इन्फेक्शन. देन E फॉर ईसोफेजियल. ईसोफेजियल स्पाज्म. ओके, एंड फाइनली वी हैव F. सो A से क्या हुआ, एंजाइना, बिलियरी कोलिक, साइनाइड पॉइजनिंग, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, ईसोफेजियल स्पैज्म हो रहा है, और F फॉर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. सो दीज आर द यूजेस ऑफ नाइट्रेट्स. अब बात करते हैं इसमें से साइनाइड पॉइजनिंग को, थोड़ा अपन क्या करेंगे, एक्स्ट्रा डिस्कशन में लेंगे. सो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ETC में ऑक्सीजन से बाइंड करता है, और फाइनली क्या कराता है, प्रोडक्शन ऑफ ATP कराता है. प्रोडक्शन ऑफ ATP, दैट इज पावर हाउस ऑफ द सेल. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, लेकिन उसके पास जो यूनिट्स रहती हैं बेसिकली वो क्या होती है, ATP रहती है. ओके, सो यूनिट्स ऑफ पावर हाउस ऑफ द सेल, दैट इज ATP. ठीक है, सो जब साइनाइड की प्रेजेंस हो जाती है, लेकिन इसमें, ठीक है, साइनाइड की प्रेजेंस हो जाती है, इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ
साइनाइड. सो देयर विल बी, क्या होता है जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है, इट कैन नॉट बाइंड टू O2, सो देयर विल बी फॉल इन लेवल ऑफ ATP. दो सिचुएशंस आ रही हैं. एक में क्या हो रहा है कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज नॉर्मली जो हमारा फंक्शन कर रहा है हमारी बॉडी में, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो बाइंड कर रहा है किससे, ऑक्सीजन के साथ, और क्या करा रहा है, ATP का प्रोडक्शन करा रहा है. ठीक है. इन द नेक्स्ट सिचुएशन देयर इज प्रेजेंस ऑफ साइनाइड. देयर इज प्रेजेंस ऑफ साइनाइड. व्हाट डज साइनाइड डू? साइनाइड क्या करता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को पहली बात तो ऑक्सीजन से बाइंड होने नहीं देगा. ठीक है. और दूसरी बात क्या कर रहा है यहाँ पे, ATP की सिंथेसिस को फाइनली ये क्या हो जाएगा, ATP का जो सिंथेसिस है जो हमारा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो मैनेज कर रहा था, वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज अपना फंक्शन नॉर्मली नहीं करा पाएगा. सो इसकी वजह से क्या होता है, टॉक्सिसिटी डेवलप होती है. तो इस टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे जो हमारा हीमोग्लोबिन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन इज नॉन टॉक्सिक. ठीक है. सो इट कैन बी ट्रीटेड विथ, ये क्या करेगा, अब साइनाइड जो होगा वो फाइनली क्या होगा, ऑक्सीजन कैरियर्स पे, मतलब इस पे क्या करेगा, इसको ब्लॉक करेगा. ठीक है. तो ये क्या कर रहा था, साइनाइड जो हमारा, ये किस पे फंक्शन कर रहा है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पे. अब हमको इसको डाइवर्ट करना है. सो वी विल व्हाट वी विल डू, वी विल कंबाइन अमाइल नाइट्राइट. ओके, वी विल कंबाइन अमाइल नाइट्राइट और सोडियम नाइट्राइट टू हीमोग्लोबिन. ठीक है, नाइट्राइट टू हीमोग्लोबिन, एंड it will form meth hemoglobin, which is again non-toxic. Sorry, which is toxic. Meth hemoglobin is toxic. But cyanide have higher affinity for meth hemoglobin. Okay. So it will bind to meth hemoglobin, and it will not move towards the cytochrome oxidase. So there will be normal functioning. Of cytochrome oxidase. ठीक है. Next, the thing is, it will convert meth hemoglobin into cyan meth hemoglobin. Okay, which is non-toxic. Firstly, which is non-toxic. And in presence of sodium thiosulfate, IV कहा जाए. ठीक है. IV सोडियम thiiosulfate. Okay, so it will form what? It will form sodium thiocyanate, which is also non-toxic. ठीक है. या अगर कहा जाए which is rapidly excreted in urine, ठीक है. तो किस तरीके से हमने साइनाइड पॉइजनिंग या साइनाइड टॉक्सिसिटी को एनकाउंटर किया? वी हैव बेसिकली कन्वर्टेड द हीमोग्लोबिन इनटू मेथ हीमोग्लोबिन, एंड मेथ हीमोग्लोबिन के साथ जो एफिनिटी होती है साइनाइड की वो काफी ज्यादा होती है. सो होल ऑफ द साइनाइड विल कंबाइन विद द मेथ हीमोग्लोबिन दैट इज टॉक्सिक, and it will convert meth hemoglobin into cyan meth hemoglobin that is non-toxic metabolite. Okay, and after that we will combine or we will administer IV thiosulfate. Okay, that will convert the whole into sodium thiocyanate, and this sodium thiocyanate is rapidly excreted in the urine. Now talking about another medication that we can use in this case is hydroxycobalamin.
hydroxycobalamin combining with cyanide. Okay, combining with cyanide, so it will form what? It will form cyanocobalamin. Cyanocobalamin. And what is cyanocobalamin? Cyanocobalamin is vitamin B12, as you all can remember. Cyanocobalamin is vitamin B12. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोक्सीकोबैलामीन एडमिनिस्टर कर देंगे, ड्रग ऑफ चॉइस कह सकते हैं इस चीज को कि हाइड्रोक्सीकोबैलामीन एडमिनिस्टर कर देंगे. सो इट विल कंबाइन टू द cyanide, it will combine to the cyanide and form cyanocobalamin. So this is all about the nitrates. Now we are moving towards the next, that is potassium sparing or potassium Okay, so nextly we will discuss about potassium channel openers. In this we have only one drug, that is Nyco. Okay, we have Nicorandil. Okay, that is okay. So NO releasing, NO किस केस में रिलीज कराता है? इन केस ऑफ myocardial infection. This one is I. Okay, so in cases of myocardial infection, along with potassium channel opener, these are also stimulating the release of NO. Okay, these are stimulating the release of NO. Now talking about the next, that is it is given orally. ठीक है, it is given orally. या तो ऐसे देखा जाए इसको, तो it is given oral, ORAL. ठीक है, it is given oral. ठीक है, ये इसी में आ गया. ठीक है, ORAL. So it is given orally. अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की. ओके, so now discussing the side effects. So it will cause headache. Okay, hypotension. It will cause syncope. It will cause flushing. It will cause tachycardia. Vomiting. Okay, sorry, but tachycardia is not the feature of potassium channel openers. Okay, so it will cause only vomiting. After flushing we have vomiting. Okay, after flushing we have vomiting, and it will also not cause the syncope. So in potassium channel openers we have headache, hypotension. वहाँ पे क्या था? पोस्चरल हाइपोटेंशन था. यहाँ पे हेडेक और हाइपोटेंशन के साथ साथ फिर क्या आ रहा है? इट विल कॉज फ्लशिंग एंड GI डिस्टर्बेंसेस, दैट इज वॉमिटिंग हो गया हमारा. ठीक है, फिर डायरिया हो गया या नॉजिया हो गया. नॉजिया, इट विल कॉज नॉजिया. ओके, सो दीज आर द साइड इफेक्ट्स of potassium channel opener. Now talking about tolerance. ठीक है,
जैसा टॉलरेंस उसमें हमको मिल रहा था वैसा इसमें रहता है क्या? सो देयर इज नो टॉलरेंस ऑफ द पोटेशियम चैनल ओपनर्स. ओके, moving on towards the mechanism of action. Okay. Okay, so nicorandil, what does nicorandil do? nicorandil क्या करा रहा है? एक तो पोटेशियम चैनल को ओपन करा रहा है. ओके, सो इट विल ओपन ATP डिपेंडेंट it will open ATP dependent potassium channels. What does it do? It opens the ATP dependent potassium channel, which is causing potassium efflux, which is causing potassium ion efflux. And when there is efflux of potassium ion, when there is efflux of potassium ion, then it will leads to hyperpolarization at this state. Hyperpolarization. So following this situation of hyperpolarization, there will be two conditions. There will be two conditions. Firstly, there will be vanodilation. So due to this condition of vanodilation, there is decreased preload. And nextly, there is atriolar dilation. So there is decreased afterload. So this is about the mechanism of action, and we are over with potassium channel openers. So in this we have nicorandil, which is secreting along with potassium. It is also releasing NO. It is also releasing NO, and it is given orally, ORAL, for myocardial infection like situations. So moving on further, we will discuss the beta adrenergic blockers. In which we have the following drugs, that is MAP, we have metoprolol, tenolol, propranolol. So we have drugs metoprolol, tenolol and propranolol. We have drugs metoprolol, tenolol or propranolol with the same mnemonic, that is MAP. So ये हो गई हमारी drugs. So what does they do? They decreases the heart rate, they decreases the force of contraction,
Okay, so finally they will decrease the myocardial, or they will decrease the cardiac workload, and finally they are decreasing the myocardial oxygen demand, myocardium oxygen demand. Okay, so these all are the functions that beta blockers are performing. ठीक है, decreasing the heart rate, decreasing the force of contraction. Okay, so beneficial effects due to this negative chronotropic and negative inotropic. ओके, नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक और नेगेटिव आइनोट्रॉपिक की वजह से क्या होता है, बीटा ब्लॉकर के क्या आते हैं, बेसिकली जो बेनिफिशियल इफेक्ट्स आते हैं वो आते हैं किसके केस में, क्लासिकल को और क्या कह सकते हैं, एक्सर्शनल, और क्या कह सकते हैं एक्सर्शनल को, स्टेबल. ठीक है, ये एक ही टाइप ऑफ एंजाइना के नाम है, दैट इज स्टेबल एंजाइना और क्लासिकल एंजाइना और एक्सर्शनल एंजाइना. ठीक है, सो दिस बीटा ब्लॉकर इज यूज्ड इन such situations. Okay, now talking about the advantages of beta blocker. So what all advantages does beta blocker have? So beta blockers having slow onset of action. Okay, so it can be used in prophylactic treatment of, so prophylactic treatment of एंजाइना में यूज होता है. ठीक है, अब कैसे, बाय इंक्रीजिंग द एक्सरसाइज, इट इज इंक्रीजिंग द एक्सरसाइज टॉलरेंस. पहली बात तो एक्सरसाइज टॉलरेंस को इंक्रीज कर देगा ये. ठीक है, तो एक्सर्शन नहीं होगा उसकी वजह से, एंड इट विल ऑल्सो डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एंजाइनल अटैक. ये फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, इट विल डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एंजाइनल अटैक्स. ठीक है, अब ये दो जो फंक्शन ये परफॉर्म कर रहा है, बाय इंक्रीजिंग द एक्सरसाइज टॉलरेंस एंड बाय डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एंजाइनल अटैक. सो इसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्रोफाइलैक्सिस में यूज कर सकते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना. ठीक है, सो स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि बीटा ब्लॉकर्स विथ इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी, एंड वी हैव डिस्कस्ड इन ब्रीफ दिस टॉपिक. इस टॉपिक को हमने काफी ब्रीफ में डिस्कस किया था. ठीक है, सो बीटा ब्लॉकर्स विथ इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी शुड नॉट बी used. And one more thing, that beta blockers are contraindicated in variant anginal type. Okay, subtype, variant angina subtype. Why? Because there will blockade of beta receptor, which will leads to unopposed अल्फा एक्शन. और अल्फा का क्या एक्शन होता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन. सो यहाँ पे तो हमको वेजो डायलेशन कराना है. वेरिएंट एंजाइना के केस में हमको क्या कराना है, वेजो डायलेशन. अब अगर बीटा ब्लॉकर दे देंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अनअपोज्ड एक्शन, मतलब अल्फा का एक्शन को कोई अपोज करने के लिए वहां प्रेजेंट ही नहीं रहेगा. सो फाइनली देयर विल बी
vasoconstriction, and it will leads to precipitation of variant angina case. So it should be contraindicated in, or we should not use beta blocker in cases of variant angina. ठीक है. Okay, so now talking about the adverse effect. Okay, adverse effects. So in adverse effects we have firstly the thing that is bradycardia. Nextly, it will cause heart block. Nextly, it will increase the left EDV, that is end diastolic volume. ठीक है, it will increase the left ventricular EDV. Okay, it will increase the left ventricular EDV. Sorry, left ventricular EDV. Okay, and it will cause bronchospasm. So beta blockers, as we all know that it is used in contraindicated in cases of patients having contraindicated in patients having bronchial asthma. ठीक है. Now we will talk about the interaction of beta blockers. So we will basically focus on interaction of beta blockers with nitrates till now. ठीक है. So it will leads to precipitation of cardiac failure. Okay, cardiac failure. Nextly peripheral vascular disease. ठीक है, PVD and bronchospasm, और bronchial asthma भी कह सकते हैं. Precipitation of such cases. So these drugs should not be interacted. Okay, so the combination of beta blocker and nitrates causing or precipitating the features of cardiac failure, peripheral PVD and bronchial asthma. ठीक है, and adverse effect that is caused are bradycardia, heart block, increased left ventricular and diastolic volume. इस चीज को अभी हम लोग आगे जब और इंटरेक्शन से रिलेटेड फीचर्स देखेंगे लास्ट में तब डिस्कस करेंगे. ठीक है, एंड इट विल कॉज ब्रोंकोस्पाज्म. ये तो हमको सब मतलब लगभग हम लोग इस चीज को ANS से पढ़ते ही आ रहे हैं कि जो बीटा ब्लॉकर्स रहते हैं दैट आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केसेस ऑफ ब्रोंकियल एस्मा बिकॉज ऑफ द increased or precipitation of that situation. Okay, so now moving on, we will discuss the calcium channel blockers. Okay, so moving on towards the calcium channel blockers. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में सबसे पहले क्या आ जाएगी हमारी, हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे इनके ड्रग्स के बारे में. ओके, सो इन द ड्रग्स वी हैव फिनाइल एल्काइल amine. Phenyl alkyl amine in which we have verapamil. ठीक है, in which we have verapamil. Nextly in benzthiazepine we have diltiazem, and nextly in dihydropyridines
pyridines, we have basically dipines in the end. So these are nifedipine, amlodipine, lacidipine, lurcanidipine, and finally we have clavidipine, etc. ठीक है, more dipines are there. ठीक है, so phenylalkylamine, benzthiazides and benzthiazepine and dihydropyridines. So we have dipines and verapamil and diltiazem. Okay, so now moving on further. The next topic that we are discussing is the mechanism of action of calcium channel blockers. Okay, mechanism of action. So basically what happens, the subtypes, okay, the voltage sensitive, okay, voltage sensitive calcium channels are of five types, L, N, T, P, R, okay, in which we have, this is long acting, and this is transiently or short acting. Okay, this is transiently और ट्रांजिएंट एक्टिंग. लॉन्ग एक्टिंग, ये जो एल टाइप होता है, ये बेसिकली किस में फंक्शन करता है, कार्डियक मसल्स में और कार्डियक टिश्यू में. ठीक है, ये जब सीवीएस में फंक्शन होता है, जो सीवीएस में जो सब टाइप होता है, मतलब कैल्शियम चैनल वोल्टेज सेंसिटिव चैनल का जो सब टाइप प्रेजेंट रहता है, दैट इज एल टाइप. एंड नेक्स्टली that is present in the T type is in CNS. So it is transiently activated and this is long acting. ठीक है, so this is the information about the subtypes of calcium channel blocker. Now we will discuss that how does it functions. Okay, so calcium channel blockers, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ब्लॉक करेगा किसको, एल टाइप को. ठीक है, ब्लॉक द एल टाइप, या अगर कहा जाए तो एल टाइप वोल्टेज सेंसिटिव, एल टाइप वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स. ठीक है, they will block the L type voltage sensitive calcium channels, so it will leads to preventing the entry of calcium, preventing the entry or influx of calcium, leading to no excitation contraction coupling, no excitation contraction coupling on heart. There will be no excitation contraction coupling on the heart and the vascular smooth muscle and vascular smooth मसल. जब कैल्शियम अंदर जाएगा नहीं, सो देयर विल बी नो एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, नॉर्मल सी बात है. तो वैस्कुलर स्मूथ मसल और हार्ट पे क्या होगा, देयर विल बी नो एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग. और ये क्या किया, ये किसने काम किया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ने क्या किया, एल टाइप वोल्टेज सेंसिटिव जो एल सब टाइप था, इसका एल टाइप था, जो वोल्टेज सेंसिटिव चैनल का एल टाइप था. ठीक है, सो उसको उसने क्या किया, बेसिकली ब्लॉक कर दिया. ओके, सो देयर विल बी नो एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग एंड फाइनली इट विल लीड्स टू
यहीं पे खत्म हो गया, देयर विल बी नो एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, हमको तो यही रोकना था बेसिकली, वर्कलोड ऑन द हार्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। Okay, so now talking about the next thing, that is pharmacological action. Okay, pharmacological action of calcium channel blocker. ठीक है, so calcium channel blocker basically functions on the main activities on the heart and, ठीक है, तो इसकी जो मेन एक्टिविटी होती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की, वो कहाँ पे होती है, हार्ट पे होती है, और कहाँ होती है, स्मूथ मसल्स पे। ओके, एंड लीस्ट इफेक्टिव कहा जाए, या अगर कहा जाए लिटिल एक्टिविटी, लीस्ट या लिटिल। ओके, सो लिटिल एक्टिविटी ऑन द वेन्स, सो वेन्स पे अगर लिटिल एक्टिविटी होगी, सो नो डिक्रीज और लेस डिक्रीज कहा जाए, ठीक है, और कहा जाए तो लेस डिक्रीज। ओके, सो वेन्स एंड सो देयर विल बी लेस डिक्रीज इन प्रीलोड, there will be less decrease in the preload. So this is the general pharmacological action, और ये फंक्शन कहां पे करेगा, L टाइप कहां फंक्शन करेगा, L टाइप वोल्टेज सेंसिटिव चैनल्स पे, ठीक है, एल टाइप वोल्टेज सेंसिटिव चैनल्स पे फंक्शन करेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, सो ये हो गया हमारा क्या, फर्स्टली क्या आ गया, वेरापा मिल। इसको एक बड़े टेबुलर फॉर्म में ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो इसमें क्या है, इनके जनरलाइज्ड फंक्शंस हैं, ठीक है, सो ब्लड वेसल्स पे क्या क्या फंक्शन होगा इसका, और हार्ट रेट पे, बेसिकली हार्ट रेट, ठीक है, ब्लड वेसल्स पे क्या फंक्शन होगा, और हार्ट रेट पे, और हार्ट रेट पे भी जो फंक्शन हम लोग देखेंगे वो कैसा रहेगा, इनडायरेक्ट, या सबसे पहले कैसा रहेगा, डायरेक्ट, ठीक है, फिर इनडायरेक्ट, एंड फाइनली वी विल कंक्लूड दिस बाय गिविंग द नेट इफेक्ट, ठीक है। Now talking about the drugs that we have. So in drugs, what we have is firstly the verapamil. We have verapamil. Secondly, we have diltiazem. Nextly, we have dipines or dihydropyridines. We have dihydropyridines, in which firstly we have what? Nifedipine. We have firstly nifedipine. डिपीन, सबसे पहला कौन सा डिपीन आ रहा है हमारे पास, निफेडिपिन। देन नेक्स्टली वी हैव एम्लोडिपीन, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, इसके आगे क्या है, डिपीन से, ये क्या है हमारे डाइहाइड्रोपाइरिडीन्स, जिनके क्या एंड में क्या आता है, डिपीन्स आता है। सो निफेडिपिन, एम्लोडिपीन, निकारडिपीन, ठीक है, निकारडिपीन, एंड फाइनली वी हैव आवर क्लेविडिपीन, ठीक है, वी हैव क्लेविडिपीन। नाउ टॉकिंग अबाउट द
एक्शन ऑन द ब्लड वेसल. सो वेरापामिल क्या कॉज कर रहा है? वेजोडाइलेशन. डिल्टियाजेम क्या कॉज कर रहा है? वेजोडाइलेशन. और डाईहाइड्रोपाइरिडीन क्या कर रहा है? ये भी क्या करा रहा है? वेजोडाइलेशन. सो बेसिकली दे आर डिक्रीजिंग द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. व्हाट दे आर डूइंग इज they are decreasing the diastolic blood pressure. They are decreasing the diastolic blood. Okay, so these are decreasing the diastolic blood pressure. Now talking about the direct effect. So verapamil have direct effect on the heart rate. So it increases the heart rate directly. ठीक है. And nextly what happens when we talk about the diltiazem? Okay, so it is decreasing the verapamil is also decreasing the heart rate. Okay, so ये क्या कर रहा है? बेसिकली डिक्रीजेस द हार्ट रेट. और ये भी क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है हार्ट रेट को. दोनों क्या कर रहे हैं? डिक्रीज करा रहे हैं, लेकिन सफिशिएंट डिक्रीज. एंड डिपिन्स जो रहते हैं ये कोई डिक्रीज और कार्डियक डिप्रेसिंग फीचर्स इनके क्या रहते हैं? बेसिकली नहीं रहते हैं. ठीक है. अब बात करते हैं इनडायरेक्ट इफेक्ट की. सो दीज आर इंक्रीजिंग द हार्ट रेट. इनडायरेक्ट इफेक्ट में क्या हो रहा है कि दीज आर इंक्रीजिंग द हार्ट रेट. नेट इफेक्ट की बात करें, सो नेट इफेक्ट की अगर बात करेंगे, सो सबसे पहले वेरापामिल की बात करते हैं. सो इट इज डिक्रीजिंग द हार्ट रेट और डिक्रीजिंग द हार्ट रेट. हाँ, सही कहा जाए तो डिक्रीजिंग द हार्ट रेट. नेक्स्टली डिल्टियाजेम इज ऑल्सो डिक्रीजिंग द हार्ट रेट. एंड डिपिन्स की बात करें, सो दीज आर इंक्रीजिंग द हार्ट रेट. These are increasing the heart rate. Increasing the heart rate, तो इसमें क्या होगा? हमको जो डाईहाइड्रो कंक्लूजन जो निकला इस चीज से, ये डाईहाइड्रो जो पायरिडीन्स हैं, डाईहाइड्रोपायरिडीन्स आर इंक्रीजिंग द हार्ट रेट. इंक्रीजिंग हार्ट रेट. सो दीज शुड बी और आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन केसेस ऑफ एंजाइना. Contraindicated in cases of angina. Why? Because they are increasing the heart rate and there we want to, और हमको वहां पे बेसिकली फंक्शन क्या करना है? We want to decrease the workload on the heart. And what these are doing? These are increasing the heart rate. So they will precipitate the conditions or condition like angina. Okay. Now talking about the nifedipine and clavidipine. Okay. ये nifedipine और clavidipine. So these are fast acting. These are fast acting. First thing, so these are fast acting, and when these are fast acting, so they are suddenly decreasing the, so they are suddenly decreasing heart rate. So these are suddenly decreasing the heart rate, and there will be reflex tachycardia. Okay, so they are suddenly decreasing the heart rate and hence precipitate the angina. Sorry, these are fast acting and जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये क्या कर रहे हैं? डिपिन्स क्या कर रहे हैं? हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहे हैं. तो डिक्रीज कैसे करेगा ये? ठीक है. सो निफेडिपिन एंड क्लेविडिपिन आर सडनली इंक्रीजिंग द हार्ट रेट. सडनली इंक्रीजिंग द हार्ट रेट. So these cannot be used in angina. Not used in angina. First thing, not used in angina. Nextly, the amlodipine and nicardipine. We are talking about the amlodipine and nicardipine. So these are long acting. These are long acting dihydropyridines. These are long acting dihydropyridines. So the पोटेंसी और पेटेंसी, ठीक है, और पावर टू कॉज टैकीकार्डिया. ठीक है. टैकीकार्डिया, कार्डिया पोटेंसी, ठीक है, इज लेस. पोटेंसी इज लेस. टैकीकार्डिया पोटेंसी इज लेस इन केसेस ऑफ डाईहाइड्रोपायरिडीन्स. ओके. सो टैकीकार्डिया अगर लेस होगा तो इट कैन बी यूज्ड इन एंजाइना or preferred in angina. Why? Because these are not precipitating the situation. Okay, so here we have discussed the pharmacological uses of the calcium channel block.
So thank you, and in the next lecture we will discuss the adverse effects and the basic drug interactions that are present in the anti-anginal drugs. Okay, thank you.